मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो है रीजनिंग का एक टॉपिक जो है, दो टॉपिक हैं, रैंकिंग टेस्ट एंड ऑर्डर टेस्ट, यानी क्रम परीक्षण और व्यवस्था परीक्षण। इसको देखेंगे। पहले तो बताइए बच्चा लोग, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नया, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है और ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आप करना सीखिए और रोज़ाना कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ध्यान रहे कि जो आदमी कर्म करेगा फल भी उसे ही प्राप्त होगा, जो कुछ नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलना। इसलिए आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए, रैंकिंग टेस्ट एंड ऑर्डर टेस्ट दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अलग है। जो रैंकिंग टेस्ट है यानी क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण में क्या होता है, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में जो है किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को जो है अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ में जो है उसके सापेक्ष जो है एक तुलनात्मक जो उसकी स्थिति का पता लगाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट यूँ तो ईजी है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो है उसमें एक चीज़ मिसिंग रह जाती है, एक नंबर मिसिंग हुआ और आपका आंसर गलत हुआ, और जो गलत हो रहा है उसके नज़दीक वाले आंसर वो भी एग्जाम में आपको जो ऑप्शंस में मिलते अवश्य हैं। तो रैंकिंग टेस्ट देखिए, इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। रैंकिंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, अर्थात हम लोग आगे अथवा पीछे से कर सकते हैं। यानी इधर अगर इसे मैं आगे कह दूं तो ये आगे से हो गया, ये पीछे हो गया, आगे और पीछे। या फिर एक क्रम यह भी हो सकता है ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे। इस तरीके से जो है एक लाइन सेगमेंट ही कह लीजिए, लाइन सेगमेंट में ही ये सारे आंसर निकाल करके लाने होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मैं उसे बहुत आराम से पढ़ दे रहा हूं। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर राधा जो है का नंबर 11वां है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग। यानी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल पंक्ति में कितने लोग, या उसका फलां से फलां कितना नंबर है, या अपना वो स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो क्या स्थिति होती है, इसी तरह के। तो ये पहला क्वेश्चन जो है कि लड़कियों की एक पंक्ति है, पंक्ति उसने कह दी वो किधर से भी हो सकती है, तो किसी भी तरफ से गणना करें तो आप इसे इधर से ऐसे भी गणना कर सकते हैं या ऐसे भी गणना कर सकते हैं, इच्छा आपके ऊपर निर्भर करती है। एक फोटो से बना लीजिए, बहुत ज़्यादा फोटो नहीं होती, लेकिन एक तब भी एक सेगमेंट होता है जो एक लाइन सेगमेंट है। यह लाइन सेगमेंट बताया और उसमें बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम राधा है, राधा इधर से भी 11वें नंबर पे है और इधर से भी 11वें नंबर पे है, अर्थात इधर से भी 11वें नंबर पे और इधर से भी 11वें नंबर पे। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके इधर जो है 10 लोग हैं और इसके इधर भी 10 लोग हैं, तो कुल कितने लोग हो गए? 10 ये और एक ये, 11वां तो वही है, दोनों तरफ से 11वां बैठ रहा है, तो कुल मिलाकर के हो गए ये 21 लोग। प्रश्नों को इसी प्रकार से हल किया जाता है। एक क्वेश्चन और बात करते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में, मैं इसे मिटा देता हूं, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18, अब देखिए दाएं बाएं की बात हो रही है, तो हमने ये इधर से कर लिया, राम दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, इधर से दाएं से 18वां, यहां पर राम है और ये 18वीं पोजीशन है यहां से यहां तक, यानी इसके इधर 17 लोग हैं। इतना मोटा मोटा ध्यान रख लीजिएगा। और पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, यानी टोटल 50, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से यहां तक 50 लोग हैं। तो राम का बाएं से कौन सा स्थान है? 18 यहां तक हो गए, तो इसका मतलब 32 लोग यहां पे और होंगे, 32 और 18 50 टोटल। अब देखिए 32 लोग ये हैं और एक ये, तो कुल कौन सी पोजीशन हो गई? 33वां। देखिए फोटो बना लेने से आपसे गलती नहीं होगी, आप मुझवानी भी कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र लोग हैं मेरे। तो लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है, एग्ज़ाम में जो है गलतियां होती हैं, क्योंकि वहाँ एक दबाव रहता है। ऐसे ही जो है अगर बात करें राम का
जो है लड़कों में ऊपर से 21वां स्थान, राम का लड़कों में ऊपर से 21वां स्थान, यहाँ से यहाँ तक ये 21वीं पोजीशन है। ठीक, तो वह नीचे से किस स्थान पर, राम यहाँ पर 65 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, मैं 65 कर देता हूँ कि कुल 65 लोगों की एक पंक्ति में जो है वह ऊपर से 21वें स्थान पर है, तो नीचे से किस स्थान पर होगा, फिर वही कंडीशन आ गई। तो यानी ये 21 लोग तो यहाँ तक हैं, इसके मतलब इधर जो है आपके 44 लोग हैं, तभी 65 होंगे। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, तो 44 और एक ये वाला 45 लोग, यानी 45वां हो गया नीचे से। ठीक, इसी तरीके से जो है एक क्वेश्चन और देखिए। अब ये क्वेश्चन करके ही चीज़ें समझ में आती है किस तरीके से रीजनिंग में फंसाया जाता। अभी तक तो इजी सेगमेंट चल रहा था, थोड़ा सा और अभी बात करते हैं। कक्षा में जितने बच्चे वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण थे, देखिए अब यहाँ पर दो तरह के लोग हो गए, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, यानी कुछ फेल लोग भी होंगे, यानी पास और फेल। पास लोगों में से जो है राम का ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां स्थान है। पास लोगों में राम का ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां स्थान है। राम यहां पर है, ऊपर से 14वां और नीचे से 28वां। तो कुल मिलाकर के इधर कितने लोग हो गए, 27 लोग, इधर हो गए 13 लोग और एक ये हो गया, ये तो सिंगल हो गया। तो कुल मिला के कितने लोग हो गए, 41, यानी पास लोग हैं 41 लोग। ठीक, अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हों, फेल कितने लोग हैं, 16 लोग, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे, अब इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 47 नहीं 57 आंसर। यानी क्लास की अगर बात करी जाए तो क्लास में 57 लोग थे। पास लोगों की नंबर यहाँ से निकल करके आ गए, फेल लोगों की संख्या दी हुई है तो टोटल आ गए। ठीक, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दर क्वेश्चन ही करते चले जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। किसी पंक्ति में एक स्थान ऊपर से 7वां, किसी पंक्ति में एक स्थान ऊपर से 7वां है। ठीक, उसने कह दिया बी का ऊपर से 15वां, यहां पर बी भी है, ये ऊपर से 15वां है। ठीक, अब क्या कहा उसने, बी का ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां स्थान है, इसी बी का 21वां स्थान है नीचे से। तो कुल मिला के कुल कितने बच्चे हो गए इसमें, ये एक हो गए, 20 इधर और टोटल 15 इधर हो गए, कुल मिलाकर 35। यानी देखो कैलकुलेशन कैसी तरीके से कर सकते हैं आप, इधर कह सकते हैं ये 14 है, ये 1 हो गया और 20 इधर है। हम 20 यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, 15 तो यहाँ तक है ही है, तो उस तरह से ही 35 आ गए। इधर से भी आप जोड़ेंगे 20 और 14 34 और एक ये वाला 34 35। इस तरीके से कैलकुलेशन किसी भी तरीके से इजी लगती हो आप उसी तरीके से करें, बस चूक नहीं होनी चाहिए। तो ए का नीचे से कौन सा स्थान, अब देखो कुल संख्या आ गई 35, तो 35 में से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये वाला स्थान तो ही है, या तो इसमें से 6 घटा दें तो 35 में से आ जाएगा, तो 29वां स्थान। या आप ये भी कह सकते हैं कि 35 में से 7 तो यही है, तो इधर कितने बच गए, 7 घटा दीजिए तो 28 और एक ये 29। किसी भी तरीके से आंसर आपका आना चाहिए, ये आपका आ गया ए का। क्लियर है। इसी तरीके से जो है प्रश्नों को हल किया जाता है। अब देखिए एक दो प्रश्न और करते हैं जिससे कि सभी प्रकार के प्रश्न, जितने प्रकार के प्रश्न, अधिक से अधिक प्रकार के प्रश्न आपको मैं करा सकूं, उसमें से जो है एक क्वेश्चन है, ए का पंक्ति में आगे से 18वां स्थान, बी का पीछे से 16वां स्थान है।
सी का आगे से 25वां स्थान है और वह ए और बी के ठीक मध्य में है। अब इस तरह का प्रश्न है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। प्रश्न हमने पंक्ति बना लीजिए, आगे से ए 18वें स्थान पर है, आगे इधर हमने मान लिया, इधर पीछे मान लिया, आगे से ए 18वीं पोजीशन पर है। ठीक, बी को कहा गया वह बी जो है वह 25वां स्थान पर है। ये लो जी, हम इधर से ले आए, बी यहां पर है और वो इधर से 25वें स्थान पर है। एक तीसरा व्यक्ति सी है, नहीं ये 16वां है, सॉरी, बी 16वें स्थान पर है इधर से। इन दोनों के बीच में एक सी है, सी को कहा गया है कि वो इधर से तो 25वां है, लेकिन वो ठीक इन दोनों के बीच में है। इतनी बात हम क्लियर कर सकते हैं कि ये 25वें पे है, ये 18 पे है, तो इसके बीच में कितने लोग होंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25वां तो है ये पूरा, तो कुल कितने लोग हो गए, 3 और 3 6, यानी 6 लोग यहाँ बीच में हैं, 6 लोग यहाँ बीच में हैं। अब आप गिनती गिन सकते हैं कि पंक्ति में कुल कितने लोग। ठीक, अगर मैं कह दूं तो ये यहाँ तक, ये लाइन यहाँ तक हो गई 18, क्यों, यहाँ तक आप सीधे सीधे गिन दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो सीधे गिनती आ रही है, 25 है हमारे पास, 6 ये वाले हो गए और आपके 16 ये हो गए। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 16 और 6 22, 22 और 25 47। बस गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, बस यही आपको साफ साफ देखना होता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 47 लोग हैं। आप लोगों का आंसर, आप लोग अगर साथ साथ कर रहे होंगे तो ज़रूर जो है आप लोग इसको भी हल कर रहे होंगे साथ साथ ही मेरे, तो साथ साथ हल कर रहे होंगे तो किसी का कुछ आंसर आ रहा होगा। अभी भी अगर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल नहीं निकाली तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल करके उस पर साथ साथ हल करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और निकाल के लाता हूँ। छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। ठीक, क्या चीज, कमल बाएं से 12वें और श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। अब कमल और श्याम आपस में स्थान बदल लेते हैं, स्थान परिवर्तन हो गया, तो कमल बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताओ कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। प्रश्न ये खोल दिया इसने, एक आदमी बाएं से जो है कमल बाएं से 12वें स्थान पर, कमल बाएं से 12वें स्थान पर और श्याम जो है दाएं से 18वें स्थान पर है। बायां दायां वही होगा जो आपका बायां दायां है, यानी ये वाला बायां और ये दायां है, दाएं से और बाएं से। ठीक, अब क्या कहते हैं, कमल और श्याम अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी अब कमल यहाँ आ गया और श्याम यहाँ आ गया, ये वाली कंडीशन खत्म हो गई है। फिर वो क्या कहते हैं, कमल बाएं से 25वां हो जाता है, यानी इधर से ये 25वां हो गया। अब ये कंडीशन हो गई इधर से 25, तो पंक्ति में कुल कितने लोग, 25 यहाँ पे हैं, इसके इधर कितने लोग हैं, 17 लोग। आ गया आंसर आपका, 25 और 10 35, 35 और 7 42, यानी कुल पंक्ति में 42 छात्र हैं। क्लियर। इस तरीके से जो है स्थिति परिवर्तन से भी जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी टिपिकलिटी बढ़ी नहीं है। अब देखिए ऐसी एक क्वेश्चन और है, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ये पूरा यहां से यहां तक 17 लोग हैं। क्या है, रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका। मान लीजिए रवि यहां पे था,
रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका। ध्यान रखें कि दायां बायां रवि का वही, रवि आपकी तरफ मुंह करके नहीं बैठा हुआ, जैसे आप बैठे हुए हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही रवि को बिठाया। रवि बाईं ओर 3 स्थान खिसका। कहाँ खिसका? 1 2 3। अब यहां आ गया रवि, सेकंड पोजीशन हो गया इसकी, ठीक। तो वह बाएं से छठा हो गया, यानी इधर से ये छठा हो गया, ठीक। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो यानी 6 7 8 और 9, यानी ये इधर से 9वीं पोजीशन पे था। इधर कितने लोग हैं? 8 लोग। 9 8 17 ही हो तो होते हैं। तो यानी इधर से कौन सी पोजीशन पे हो गया? इधर से भी वो 9th पोजीशन पे हो गया, ठीक। तो इस तरीके से जो है जैसा कहा गया है ठीक वैसा करते जाइए। जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और निकाल के लाता हूं। एक क्वेश्चन है टफ, आप लोग भी नोट कर लीजिए, मैं बल्कि लिख भी देता हूं। लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़के और लड़कियों यानी कुल मिला के छात्र हैं, छात्रों की एक पंक्ति में जो है 50 से कम छात्र हैं। एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, ठीक ठीक। अब वो क्या कहता है? रवि एक सिरे से 26वां है। रवि एक सिरे से 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वीं है। सीमा दूसरे सिरे से 22वीं है, ठीक। यदि रवि और सीमा के बीच, यदि रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हों, रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हों, तो पंक्ति में कितने छात्र? यह प्रश्न है आपके लिए। इसे सॉल्व करके देखते हैं। आप लोगों ने लगभग सॉल्व कर भी लिया होगा कितने लोग हैं, लेकिन जो है तब भी अब हम क्या करते हैं, एक पंक्ति बना ही लेते हैं। हमने पंक्ति बनानी शुरू करी। हमने कहा, उसने बताया कि रवि एक सिरे से 26वां है। लो जी, रवि इधर से आया और ये 26वीं पोजीशन पर है इधर से। सीमा के बारे में कहा गया कि वह दूसरे सिरे से 22वीं है। लो जी, इधर से 22वीं पोजीशन पे आ गई। इन दोनों के बीच में 19 लोग हैं, इन दोनों के बीच में 19 लोग हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो बस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं जोड़ दिया जाए। अगर 26 और 22 48 और 19, 48 और 19 हो गए आपके 67। तो 67 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है कि 50 से कम छात्र हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक आदर्श स्थिति नहीं है। अब हम इसे कर लेते हैं, इसे फिर से मैं वाश आउट कर देता हूँ। ये लो जी, अब क्या करते हैं, मैं इनकी पोजीशन को बदल देता हूँ। अब मैं रवि को यहाँ ले आया, रवि इधर से चला गया, रवि यहाँ से 22वें पोजीशन पे आ गया। 26वीं है, 26वें, ये रवि 26वें पोजीशन पे यहाँ से आया। सीमा इधर से आ गई, वो आ गई 22वें पोजीशन पे यहाँ से, ठीक। इनके बीच में 19 लोग हैं। अब आंसर निकल के आ सकता है। इनके बीच में 19 लोग हैं,
ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये लोग 22 लोग हैं टोटल, यहाँ से यहाँ तक 22 लोग हैं। तो एक तो ये हो गई सीमा 22वीं है, इसके मतलब इधर 21 लोग हैं, इसके इधर, उनमें से एक ये है और एक ये भी है, कुल कितने हो गए 20। इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक आदमी है, यानी रवि के इधर एक आदमी अभी और है। अब हम वहां से अपना आंसर निकाल के ला सकते हैं, या तो हम इधर से सीधे सीधे जोड़ लें तो हमारा आंसर आ जाता है, या उधर से हम अपना आंसर जोड़ लें तो हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। यहां से यहां तक कितने लोग हैं, अब देखो सीधा सीधा में आंसर मिल रहा है, यहां से यहां तक 26 लोग हैं और एक लोग इधर है, कुल मिलाकर कितने हो गए 26 + 1, यानी ये आदर्श स्थिति 27 लोगों में पूरी हो जाती है। आंसर आ गया आपका। अब किधर से भी जोड़ेंगे तो भी 27 ही लोग आएंगे, उसमें कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ आप लोगों का जो है ये रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को भी लगाना है। उसके बाद जो है व्यवस्था परीक्षण। व्यवस्था परीक्षण में यानी हम उसे कहते हैं ऑर्डर टेस्ट। ऑर्डर टेस्ट 3 प्रकार का होता है, यानी इसमें कुछ लोगों को या वस्तुओं को किसी खास ऑर्डर में रख करके जो है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली तौर से वो ऑर्डर जो होते हैं वो या तो गोलाकार स्थिति में उनकी ऑर्डर फिक्स की जाती है, या चौकोर स्थिति में। चौकोर जो है किसी प्रकार का हो सकता है, ये वर्गाकार स्थिति भी हो सकती है, या फिर वो आयताकार स्थिति भी हो सकती है, यानी चौकोर कोई सा भी हो। और एक फिर वो लाइन सेगमेंट में भी हो सकते हैं। लाइन सेगमेंट वो इस तरीके से भी हो सकते हैं, वो इस तरीके से भी हो सकते हैं। ध्यान रहे कि इन प्रश्नों को हल करते समय जब भी इसमें क्या होता है 5, 6, 7, 8 लोगों तक के बैठने की व्यवस्था दी जाती है, और उस बैठने के साथ में बैठने की व्यवस्था में ही तमाम प्रकार की कंडीशंस दी जाती है। उस कंडीशंस के साथ में प्रश्नों को हल किया जाता है और उनको पहले एक तरह से इसे सिटिंग अरेंजमेंट भी आप कह सकते हैं। इसे व्यवस्था परीक्षण को सिटिंग अरेंजमेंट भी आप कह सकते हैं। तो सिटिंग कैसे करानी, अगर देखिए वो 5, 6, 7 या 8 जनरली तौर पे इतने ही लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली तौर पे। फिर भी अगर इससे ज़्यादा कम हो तो आप उसी तरीके से उसको कर सकते हैं। अगर वो विषम में है यानी 4, 5 या 7 लोग हैं तो आप क्या करिए, अगर राउंड टेबल पे हैं तो एक राउंड पोजीशन पे है तो राउंड पोजीशन पे जो है अगर वो बैठे हुए हैं तो पहले क्या करिए, इनकी पोजीशन फिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे कि 5 और 7 जब रहेंगे यानी जब वो विषम संख्याएं होंगी तो विषम संख्याओं में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ठीक सामने की पोजीशन पे नहीं हो सकता है। तो हमने इसमें से क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 वो दूर पास कैसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 5 लोग अपने फिट कर दिए। 7 लोग होंगे, उन्होंने कहा ये लो भाई 7 हो गए, 7 लोगों को बिठा दिया। जब तक प्रश्न के अंदर कोई कंडीशन ना दी हुई हो, जब तक प्रश्न के अंदर कोई भी कंडीशन ना दी हुई हो तो ध्यान रहे कि बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनका मुंह केंद्र की ओर होगा। अब यहां पर ठीक दिशा परीक्षण की भांति ही आपको महसूस करना होगा कि कौन किसका बायां दायां है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसी बैठने वाले राउंड शेप में ही अगर 6 अथवा 8 लोग हों। अगर 6 अथवा 8 लोग हैं तो 2 पोजीशन ये हो गई, 4, 6, 8 पोजीशन बनानी हो, ये लो भाई 2, 4, 6, 8, 10 बनानी हो, एक लाइन और खींच दीजिए। तो ध्यान रखें यहाँ पर आमने सामने की कंडीशन भी होती है, जबकि 5 और 7 में यह कंडीशन नहीं थी, लेकिन 6 और 8, 10 में जो है आमने सामने की कंडीशन भी निकल करके आएगी। इसमें यहाँ पर भी वही बातें हैं, यानी हमने पहले पोजीशन फिक्स कर ली कि कौन है। ध्यान रहे कि आप इसे ऐसे ही बनाएं, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में सिर्फ ऐसा
ऐसा ऐसा ना करें। तो कभी कभी होता है क्या है कि सीधे वाला लाइन ही गड़बड़ हो जाती है। तो ये तरीका जो है बहुत जेन्युइन तरीका नहीं है। जेन्युइन तरीका यही कि आप इस तरीके से ही उसे बना लें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत वेरी करता है। हमें एग्जाम में कम से कम गलती करनी है। और ध्यान रहे कि जैसे RO का एग्जाम है, RO में तो ये तो रीजनिंग डिसाइसिव है, 50 में से 50 लाए जा सकते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप लोग। आप जीके कितनी पढ़ लीजिए, उत्तराखंड कितनी पढ़ लीजिए, आप कभी भी फुल मार्क्स नहीं ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फुल मार्क्स लाने की कुव्वत आपके अंदर है, और ये मैं जानता हूँ कि आप ले करके आएंगे। और वो अगर ले आए तो ये भी ध्यान रहे कि नौकरी आपके हाथ में है। नौकरी आपके हाथ में है, बिल्कुल एकदम। लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करनी होगी आपको। अब आते हैं कि इनमें बैठा है। पहले बताया कि मैंने हमेशा केंद्र की ओर मुंह होगा। अगर कंडीशन दी हुई है कि जी विपरीत दिशा में यानी बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो आप बाहर की ओर मुंह करके बिठा करके सारी स्थितियों को देखेंगे। ध्यान रखें कि जब भी प्रश्न को शुरू करें तो इस वाली पोजीशन से ही शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए, इधर उधर से कोशिश नहीं करें। यहाँ से गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। आप यहाँ से बिठा लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली पोजीशन आप कोशिश करें कि इनके इर्द गिर्द ही यहाँ से, क्योंकि यहाँ से राइट और लेफ्ट काउंट करना, क्योंकि जो आपका राइट लेफ्ट है वही इनका भी राइट लेफ्ट होगा। तो इसीलिए थोड़ी सी एक पहले राउंड में यानी पहले बार में यहाँ बैठा करके अगर आप करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि वो आपसे गलती हो भी सकती है। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो, इसके बाद लगाना होता है तर्क। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी भी हुई होती हैं, बहुत सी सारी चीज़ें नहीं भी दी हुई होती हैं। तो एक क्या करता हूँ मैं, एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न को लिख करके ही जो है उसे हल किया जा सकता है जो है। तो मैं उसे कोशिश करता हूँ कि पहले उसे लिख लूँ। ठीक, तो वो मैं लिख देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन है, LMNOPQRS, 8 लोग हैं ये। LMNOPQR और S केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार उसमें बैठे हैं, वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके। एस वृत्त के इर्द गिर्द बैठे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिख देता हूं, वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ठीक, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। सेकंड कंडीशन इसमें देखो, हर चीज लिखी हुई है, जो लिखा है सिर्फ उतने से आगे चलना है। एन जो P के बाएं तीसरा है, N जो P के बाएं तीसरा है। R और M का पड़ोसी नहीं है। देखो नेगेटिव भी आने शुरू हो गए, नहीं है। पहला क्वेश्चन ही मैंने बहुत हार्ड सा लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने के लिए इसमें मेरे पास है नहीं। वो जो बेसिक लाइन है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तीसरी कंडीशन वो क्या कहता है, मैं सारी चीज़ इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा ये लेंदी रहते हैं। S O और R का पड़ोसी है, S O और R का पड़ोसी है, और M के दाएं तीसरा है, M के दाएं तीसरा है। चौथी कंडीशन दी हुई है, O जो N के बाएं
ओ जो n के बाएं दूसरा है, n के बाएं दूसरा है। देखिए यहां वर्तनी की अशुद्धियां भी हो सकती हैं। L उसका पड़ोसी, L उसका पड़ोसी नहीं है। बस यही 4 कंडीशन दी हुई हैं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बीच में 3 कंडीशंस दी हुई हैं, कैसे बिठाना है। तो हम क्या करते हैं, वृत्ताकार बैठे हुए हैं तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एग्जाम की दृष्टिगत थोड़ी जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं, खींच करके जल्दी से लाइनें। अब प्रश्न को शुरू करते हैं। n जो p के बाएं तीसरा है, n जो p के बाएं, तो सबसे पहले किसी को बिठाएं, p के बाएं तीसरा n। हमने यहाँ p को बिठा दिया, लो जी p यहाँ आ गया। p के बाएं n तीसरा है 1 2 3, यानी n यहाँ है। इतनी बात समझ में आ गई। r और m का पड़ोसी नहीं है। कौन r और m का पड़ोसी नहीं है? अब देखो यही खेल है पढ़ने का। n जो p के बाएं तीसरा है, r और m का पड़ोसी नहीं है। कौन, n या p? तो ध्यान रहे कि जो है n r और m का पड़ोसी नहीं है, अर्थात r और m यहां नहीं हो सकते और r और m यहां भी नहीं हो सकते। इनकी पोजीशन यहां हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इसके पड़ोसी नहीं है। यानी r और m अगर यहां पे आप बिठा भी रहे हो तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। s o और r का पड़ोसी है और m के दाएं तीसरा है। इस लाइन का आदमी इसमें भी कोई मिला नहीं हमें, 2 आदमी थे, 2 में हमने कहा n o जो n के बाएं दूसरा है, o जो n के बाएं, n हमारे पास है, के बाएं दूसरा है, n का मुंह इधर की ओर है, o तो इसके बाएं हो गया 1 2, वो यहां है। फिर क्या कहता है, l उसका पड़ोसी नहीं है। l किसका पड़ोसी नहीं है? l o का पड़ोसी नहीं है। रिलेटेड यहां से है ये, o l यानी l o का पड़ोसी नहीं है। यानी एक सेकंड, o जो n के बाएं दूसरा है, o जो n के बाएं दूसरा है, l उसका, अच्छा मेरे को यहाँ l अलग दिखाई दे रहा है, यानी l यहाँ नहीं हो सकता है, l यहाँ भी नहीं हो सकता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ आ जाते हैं। s o और r का पड़ोसी है, s o और r का पड़ोसी है। s o और r का पड़ोसी, तो यहाँ तो जगह मिलेगी नहीं क्योंकि इधर r हो नहीं सकता, o इधर है। तो s o और r का पड़ोसी है। पड़ोसी उसके दाएं बाएं ही होते हैं। s यहाँ आ गया, s o और r का पड़ोसी है, o और r का पड़ोसी है। फिर क्या कहता है, और m के बाएं, m के दाएं तीसरा है, s m के दाएं तीसरा है। s यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये m जो है वह s के बाएं तीसरा है। 1 2 3, m के दाएं तीसरा हो गया s, s m के दाएं तीसरा है 1 2 3, ठीक। अब m यहां आ गया, l यहां हो नहीं सकता, तो कहां जाएगा? l जो है ना तो यहां हो सकता है ना यहां हो सकता है, तो l जाएगा कहां पे? l यहां आ जाएगा। अब बच गया कौन?
LMNO रह गया है, तो P जो है खाली स्थान एक ये बचा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा P। इस तरीके से जो है इसकी आप बैठक कराएंगे। अब देखिए, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, जो जो बैठे हुए हैं। अब जो नहीं बैठे हुए उनको सबको आप चाहे तो, मेरे पास तो मिटाने का है प्रोविज़न, इसलिए मैं मिटा सकता हूँ, आप लोग तो नहीं मिटा पाएंगे। तो वहाँ इसीलिए साफ साफ लिख करके और कट कर देना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि ये आदमी अब यहाँ पर नहीं है। अब इसमें से चाहे जो भी प्रश्न पूछ ले, जैसे इसमें जो बुक में दिया हुआ है, क्यू का स्थान कौन सा है, क्यू का स्थान, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आर के तुरंत दाएं, एन के तुरंत बाएं, एम के दाएं तीसरा। अब क्यू के बारे में पूछ रहा है, क्यू कहाँ गया, LMNO P, एक जगह तो रहेगा ये भी, ऐसा लगता है। P 2 बार हो गया यार, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, सॉरी क्यू। तो क्यू के बारे में प्रश्न पूछा, क्यू का स्थान कौन सा है, आर के तुरंत दाएं नहीं है, एन के तुरंत बाएं, एन के तुरंत बाएं, ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। अब इसी प्रकार से अगर चौकोर व्यवस्था की बात करें, तो चौकोर व्यवस्था में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5, उसमें भी 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और चौकोर वाली कंडीशन में आपको बता देता हूँ, चौकोर जो है वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। मैं चौकोर का एक ये बना दिया मैंने, तो ध्यान रखें, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, ये कॉर्नर्स हो गए। मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं, या एक कंडीशन, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक बीच में बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, कुछ इस तरीके से हो सकता है, या बीच में एक लोग और भी हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं। ये दो जनों जो हैं, इनको कहते हैं विकर्णवत बैठे हुए हैं। विकर्णवत यानी एक दूसरे के डायगोनल्स बैठे हुए हैं। तो इन शब्दों का स्थान आप लोगों को देखना होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर पंक्ति होती है, तो पंक्ति का अंत और आरंभ भी होता है, गोले में अंत और आरंभ नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कंडीशन दे देगा कि वो अंत में नहीं है, वो आरंभ में नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं, तो किसी भी तरीके से, या फिर वो 2 पंक्तियों में बैठे हुए हों, तो वो भी चौकोर व्यवस्था का ही क्रम हो गया, कि यानी वो किसी भी एंडिंग पोजीशन पे नहीं। 4-4 लोग मान लो कि आमने सामने बैठे हुए हैं, वो कंडीशन दी हुई होगी, तो आमने सामने बैठे तो इधर वालों का मुँह इधर है, इधर वालों का मुँह इधर है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और ये जो किनारे हैं, ये एंड वाले सिरे हैं, यानी प्रारंभ और अंत में नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी इसमें निकल करके आती है। यही इसमें ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, जिनसे कि आप लोग सीख सकते हैं। बाकी जो है, इससे ज़्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं होता। लाइन सेगमेंट की बात अगर जहाँ तक मैं करूँ कि लाइन सेगमेंट के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, लाइन सेगमेंट के क्वेश्चन भी पेपरों में पूछे जाते हैं। चौकोर व्यवस्था के क्रम में तो बहुत कम, लेकिन लाइन सेगमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइन सेगमेंट में ध्यान रखें कि 4, 5, 6 लोगों को बिठाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी कोई व्यक्ति जो है, किनारा अगर आपको मिल जाए, या ये वाला किनारा मिल जाए या ये वाला किनारा मिल जाए, किनारा अगर आप पकड़ लेते हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप प्रश्नों को जल्दी कर जाते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं जनरली तौर पे इसलिए नहीं पेपरों में आते हैं, क्योंकि जब बड़े प्रश्न हो जाते हैं और इन पे आधारित 3, 4 या 5 प्रश्न दिए जाते हैं, तब यह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ग्रुप वाइज शायद आज तक मैंने क्वेश्चन देखे नहीं हैं कि एक ही क्वेश्चन दिया हुआ हो और उस पर आधारित 3, 4 या 5 क्वेश्चन हल करके आना हो। हाँ, जो आप लोगों के एक उस तरह का क्वेश्चन आता है, DI वाला जो आता है, जिसमें कि वो ग्राफ वगैरह दिया रहता है, उस ग्राफ का जो है उस पर एनालिसिस करके जो है वो आंसर निकाल करके लाने होते हैं। तो वहाँ तो हो सकते हैं, लेकिन इनमें मैंने इस तरह के रीजनिंग के प्रश्नों में जो है कभी भी देखा नहीं है कि जो है उस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं कि एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे जो है चैप्टर्स कवर करने होते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा काम था आप लोगों को बताना, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये रिवीजन है, अभी पूरी तरीके से बहुत फास्ट रिवीजन करना है हम लोगों को,
क्योंकि देखिए अब एग्ज़ाम का समय बहुत कम रह गया है और बहुत कम समय में ही आपको ज़्यादा, रोज़ाना आप लोग रीजनिंग ज़रूर कीजिए और अभ्यास कीजिए। कम से कम 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा आप लोग रीजनिंग को दीजिए। ध्यान रहे 8 घंटे की पढ़ाई अगर आप रोज़ाना नहीं निकाल रहे हैं तो फिर दिल्ली अभी दूर है। मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन निजामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक, निजामुद्दीन औलिया जी ने जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए शब्द कहे थे, हुनूस दिल्ली दूरस्थ। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसे ही है, लेकिन निजा जो है वो औलिया साहब तो बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा दिल्ली में हज़रत निजामुद्दीन है, तो निजामुद्दीन औलिया का ही ये कथन है। और जो है एक बार जो है वो उसकी कहानी अलग है, उस कहानी को अलग करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है मुझे अपना भरपूर प्यार दें, और आप लोगों के प्यार से ही मेरा भी उत्साह होता रहता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे शिकायत है आप लोगों से, वीडियो देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट भी किया करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे ही पता लगे कि मैं कैसा आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा लगे, अच्छा बुरा सभी प्रकार का कमेंट कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।